तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। मैं स्वस्ति फ्रॉम डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। मैं वासुदेव फ्रॉम क्लास 10 डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। तो आज मैं बताने वाला हूँ निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो द ग्रेट निकोबार आइलैंड है वो है कहाँ। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये है द ग्रेट निकोबार आइलैंड। ये लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एक पार्ट है और ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। उसका आगे वासुदेव बताएंगे। तो ये पहली बात तो ये निकोबार प्रोजेक्ट, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ये पूरे अंडमान निकोबार दिख रहा है आप सबको। जैसे ये अंडमान निकोबार पूरी दिख रही है और इसमें से सबसे साउदर्न मोस्ट एरिया को कहते हैं द ग्रेट निकोबार। और उसी ग्रेट निकोबार में ये हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है। इस जगह पे पूरे जो कोस्टल एरिया है, इस जगह पूरी प्रोजेक्ट बन रही है। तो सरकार का ये कहना है कि 81,000 करोड़ रुपीस इसमें इस प्रोजेक्ट में लगाए जाएंगे। सरकार जब यहाँ पे 81,000 करोड़ रुपीस लगाएगी तो यहाँ पे करेगी क्या? तो यहाँ पे जब सरकार 81,000 करोड़ रुपीस लगाएगी तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 5 चीज़ें बनाने का प्लान किया जा रहा है। सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन पोर्ट, दूसरा एक स्मार्ट टाउनशिप, तीसरा एक 450 मेगावाट का पावर प्लांट, चौथा एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो कि मिलिट्री और सिविलियंस दोनों के लिए यूज़ किया जाएगा, और पांचवा रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है इसका जो लोकेशन है ये हम लोग के लिए और इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक क्यों है? क्योंकि जो हम जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। इस स्ट्रेट से वर्ल्ड के 40% ट्रेड्स जो कि 93,000 शिप्स पर ईयर गुजरते हैं। इसका मतलब एक दिन में 12 से 15 शिप्स गुजरते हैं यहाँ से। हाँ, तो ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारे लिए क्यों है? ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसलिए है क्योंकि ये जो हमारी ये पूरी ईस्ट एशिया है, जहाँ ये चाइना है, चाइना अपना रूट एक स्ट्रेट ऑफ पर्ल्स नाम की एक स्ट्रेटजी से करती है। यानी कि ये इधर से आती है, ये इधर से होते हुए इधर से म्यांमार जाती है, फिर इधर से उसका एक पॉइंट है, और इधर एक श्रीलंका में कोलंबो में एक पॉइंट है, फिर मालदीव जाती है, उसके बाद जाके जाती है पाकिस्तान में कराची में, उसके बाद इधर एक ये डिजिबोटी में, फिर उसके बाद यूरोप कंट्रीज में जाती है, और इससे वो इधर गल्फ कंट्रीज में भी जाती है तेल लेने के लिए। तो जो चाइना है वो अपनी 70 to 80% ट्रेड्स, जो भी ऑयल ये सब चीज है वो इसी वे से करती है। और जो दुनिया का सबसे बिजिएस्ट प्लेसेस में से एक ये माना जाता है ये रूट स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो स्ट्रेट का मतलब पहली बात क्या होता है? स्ट्रेट क्या मतलब होता है कि दो सी बॉडी को जब हम मिलाते हैं तो वो दो सी बॉडी जब मिलते हैं तो वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का बनाते हैं। एक है इंडियन ओशन और एक दूसरा साउथ चाइना ओशन। उसका स्वास्थ्य बताएंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स पे। तो हमारा मेन मोटिव जो है इस प्रोजेक्ट का, जो कि इस ग्रेट निकोबार आइलैंड में जहाँ पे अभी 8,000 की पॉपुलेशन है, जिसमें अभी 2 ट्राइब्स रहते हैं, शोम्पेन ट्राइब और द निकोबारीज। ठीक है, तो जो ये लोग हैं, आगे जाके अगर ये प्रोजेक्ट बनेगा तो फिर इसमें एस्टिमेट किया जा रहा है कि 3.5 लाख से 6.5 लाख लोगों को यहाँ पे सेटल किया जाएगा आगे जाके। इसका आगे बासु बताएंगे। तो इसमें जैसे बताया 4 पॉइंट्स, यानी कि पहले ICTT क्या होता है? इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो बड़े शिप, यानी कि जैसे मैंने बताया था इसमें कि जो चाइना है वो चाइना स्ट्रेट ऑफ पर्ल्स के थ्रू ये इधर से इस जगह से होते हुए इस जगह से आती है। तो इसी जगह पे ये निकोबार आइलैंड इस जगह पे जो है उसे एक पोर्ट बनाएगी। तो ये चाइना क्या कर सकता है कि इधर से आएगा तो ये इधर रुकेगी, और ICTT यानी कि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, उसका मतलब पहली बात उसको जान लेते क्या होता है। जो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होता है, जो बड़े बड़े कार्गो शिप्स आते हैं उसमें से जो कंटेनर होता है वो मतलब उन सबको इधर उधर भेजा जाता है, क्योंकि एक चीज को हम एक ही जगह पे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हमको सामान तो हर जगह देना है। तो वो क्या करता है, बड़े शिप्स क्या करते हैं कि वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे जाते हैं। उधर वो जो उनका जो कंटेनर होता है वो अलग अलग जगह से, यानी कि इधर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन गया तो ये इधर से इधर, फिर कुछ इधर से इधर बांट देगा, फिर कुछ इधर से इधर चले जाएगा, कुछ इधर से इधर चले जाएगा, यानी कि हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इधर से पहले चाइना आएगा तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो उसकी इधर बनेगी तो ये एक चोकिंग पॉइंट बन जाएगा चाइना के लिए, जिससे हम अपना जो ट्रेड्स है
जो इनका ट्रेड्स है हम उसमें अपना एक ये compete कर सकते हैं, क्योंकि हम जो ये करते हैं, हम जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हम अपने इंडिया से नहीं कर पाते, क्योंकि जो मालदीव्स और कोलंबो है उसमें मेनली पोर्ट्स बने हुए और उसमें ज्यादा कॉस्टली लगता है, और अगर हम इसमें एक बार बना लिए तो वो अपना हो जाएगा, तो हमारे 15,000 जो करोड़ है वो बच जाएंगे। तो जैसे कि बासु ने बताया कि हमारे 15,000 करोड़ बचेंगे, तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग के 15,000 करोड़ जो थे पहले वो कहाँ जा रहे थे, किस वजह से जा रहे थे। तो जो हमारे जैसे कि बासु ने बताया ICTT के बारे में, उसमें जब बड़े बड़े कार्गो शिप्स आती थी तो वो 2 फॉरेन पोर्ट्स पे आते थे, जो कि सिंगापुर और कोलंबो, जहाँ से फिर हम लोग का छोटे छोटे शिप्स में हम लोग का ट्रांसपोर्ट आता था पोर्ट्स पे। तो जब यहाँ पे ग्रेट निकोबार में हम लोग का पोर्ट बनेगा, उसके वजह से जो जितने भी चाइना से ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से चीजें आएंगी, वो पहली बात तो हमारे पोर्ट पे रुकेंगी रिफ्यूलिंग के लिए, या कोई भी जो सामान रहेगा वो यहीं पे अनलोड कर देंगे, ताकि हम लोग इंडिया दूसरे कंट्रीज में जाकर एक्सपोर्ट करें वो चीजें। इंडिया इसके मतलब उस एक्सपोर्ट में इंडिया का भी एक पार्ट आ जाएगा, इसकी वजह से इंडिया को मुनाफा होगा, और आगे और इसी स्ट्रेटेजी की वजह से इंडिया को 15,000 करोड़ का बचत भी होगा, जो इस पोर्ट के नहीं होने की वजह से घाटा हो रहा था, डेफिसिट में जा रही थी। अब सरकार का ये भी दावा है कि अब ठीक है, अब ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है ना वो ना एकदम घना जंगल है, एकदम घना जंगल, मतलब उसमें बस जंगल ही जंगल है, उसमें बस 2 टाइप रहते हैं, एक शोम्पेन टाइप और निकोबारिस रहते हैं। तो जो जिस इलाके में ये लोग ये कर रहे हैं, यानी कि इस इलाके में जो ये इस कोस्ट इलाके में, तो इस जगह कर रहे हैं, इस जगह ज्यादातर शोम्पेन ट्राइब रहते हैं। तो पहली बात तो अगर हम उधर जाएंगे, कोई भी इंसान दूसरे जगह का इंसान जाएगा तो उस जगह पे जाएगा तो वो लोग शोम्पेन ट्राइब्स वाले, उनका इम्यूनिटी सिस्टम वैसे बूस्ट नहीं है जिससे वो हमारे जो बैक्टीरिया से वो झेल ले सकते हैं। तो वो जो ट्राइब्स है ना उनके पास जाना इनएबिटेड, और वो है वैसे भी हमारे जो एनवायरनमेंट के ही पार्ट है वो ट्राइब्स भी, क्योंकि एक बार ऐसे हुआ था, एक बार की बात है कि जो यूरोप वाले एक बार अमेरिका गए थे, और जो अमेरिका के उधर कुछ ट्राइब्स रहा करते थे, और उनको बहुत ज्यादा डिसीज हुआ था जिससे बहुत ज्यादा मौत हुई थी। तो पहली बात इनके लिए खतरा बन गया, तो इनको हटाना पहले पड़ेगा। दूसरी बात तो बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा, और सरकार कह रही है कि 7.11 लाख ट्रीज काटे जाएंगे, मगर एस्टिमेटिंग हो रहा है कि 1 करोड़ तक ट्रीज काटे जाएंगे। एक्चुअल में इन फॉरेस्ट को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल एयर कंडीशनर होता है, और ये अपनी जो टेम्परेचर होता है आसपास के उसको 2.41% तक का इंक्रीज और डिक्रीजमेंट करती है। तो जैसे कि बासु ने बताया कि जो गवर्नमेंट है वो 7.11 लाख ट्रीज का कटिंग का एस्टिमेटेड लगा था, लेकिन आगे बढ़ के 1 करोड़ के अराउंड आ गया। तो फिर गवर्नमेंट जब इतनी ट्रीज काटेगी तो इतना डिफॉरेस्टेशन होगा, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ भरपाई करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि गवर्नमेंट हरियाणा में और अरावली हिल्स में जितने भी खाली एरिया वहाँ पे ट्रीज लगाएंगे। और अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ट्राइब्स की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल चेंज है, यहाँ पे जो स्पीसीज है, यहाँ पे जो एनिमल्स है, यहाँ पे जो मरीन लाइफ है, उनका क्या होगा। तो यहाँ पे मेनली कोरल रीफ्स है, और एक मेन एनिमल है जो कि है लेदरबैक टर्टल्स, उनके बारे में बासु बताएंगे। जो लेदरबैक टर्टल होते हैं वो पहली बात तो 66 मिलियन ईयर्स पहले, यानी कि जब से डायनासोर है उस समय से वो लेदरबैक टर्टल्स रह रहे हैं। और जब एक बार एस्टेरॉइड गिरा जिससे हम सारे लोग कहते हैं कि डायनासोर विलुप्त हो गए, और उस समय ये लोग भी बच गए, उस समय भी ये लोग बच गए आगे। और उसके बाद फिर एनवायरमेंटल चेंजेस हुआ, जैसे वो ग्लेशियर्स जमने लग गया, फिर और एनवायरमेंटल चेंजेस हुआ, कॉन्टिनेंट्स बदल गए, फिर सब चीजों फिर भी अभी तक जिंदा है। और जितने भी अभी परसेंटेज बचे हुए लेदरबैक टर्टल की, वो उसमें से भी 40% अभी विलुप्त हो चुके हैं। और ये बोल रहे हैं जो इधर गैलेथिया बे है उस जगह पे उनका मेन घर है। तो इनके बारे में आगे भी तो जैसे कि बासु ने बताया कि गैलेथिया बे में उनका मेन घर है। तो मेन घर का मतलब क्या है? मेन घर का मतलब लेदरबैक टर्टल्स के लिए ये है कि जहां पर भी लेदरबैक टर्टल्स बॉर्न होते हैं, स्पेशली जो निकोबार ग्रेट निकोबार आइलैंड के पास रहते हैं, तो जहां पर भी वो जन्म लेते हैं, बॉर्न होते हैं, तो वो टर्टल्स वापस उसी जगह पे आते हैं ताकि वो अपने एग्स को लेकर सके और अपने आगे जनरेशन को वहां पे जगह दे सके। तो जब हम लोग यहाँ पे ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो फिर जो इनका लाइफ है, इनका एनवायरनमेंट है, इनको बहुत वो मतलब ड्रास्टिक चेंज होगा। जो यहाँ पे 3 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है गैलेथिया बे, वो घट के 300 मीटर्स तक हो जाएगी, जिसके वजह से जो स्पीसीज है हमारे लेदरबैक टर्टल्स, उनका विलुप्त होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ,
तो इन्होंने पूरा ये बता दिया। और ये सरकार ये कह रही है कि इधर जो कोरल रीफ्स होते हैं, कोरल रीफ्स एक तरीके का प्लांट पौधे होते हैं जो सी के अंदर रहता है, जो पूरे ट्री के ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको भी हटाने के बोल रहे कि उसको हटा के हम उसको डिलोकेट करके कहीं और रख देंगे। मगर साइंटिस्टों ने कभी इसको ये नहीं किया, मतलब इसके बारे में रिसर्च नहीं किया, मतलब ये हो ही नहीं सकता, साइंटिस्टों का वैसा दावा है। और वैसे आप लोग सोच सकते हो, मैंने अभी वैसे जैसे कहा मैंने कि जो चाइना का एक चोक पॉइंट बन चुका है, मतलब ये एक स्टेट ऑफ मलाक्का में हम अगर एक पोर्ट बना देंगे इस जगह पे, तो चाइना को एक टर्निंग पॉइंट मिल जाएगी। तो चाइना क्या कर सकता है, चाइना के पास तो वैसे भी एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है, तो वो सीपीईटी से भी आ सकती है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से, तो उस समय से उससे भी आ सकती है इधर तक। मगर वो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जो शिप होते हैं ना, वो शिप ज्यादा सामान ले सकते हैं और वो ज्यादा चीज कर सकते हैं। अगर ये बाई रोड आ गया तो उसमें बहुत ज्यादा ये मेहनत लगेगी, क्योंकि बहुत सारे ट्रक्स को लाना पड़ेगा, बहुत सारे गाड़ियों को लाना पड़ेगा, जिसमें फ्यूल ज्यादा लगेगा, कंटेनर्स भी ज्यादा लगेगा और बहुत ज्यादा वेस्ट ऑफ टाइम भी है। तो जैसा कि बासु ने पता कि ये जो सीपीईसी है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके वजह से जो चाइना का एक्स्ट्रा कॉस्टिंग लेगा, तो इसको बचाने के लिए चाइना और भी बहुत सारे रास्ते निकाल सकता है, लेकिन चाइना के पास एक ही अभी सूटेबल रास्ता है, जो कि स्टेट ऑफ मलक्का है। तो हम लोग के पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम लोग चाइना के जितने भी ट्रेड्स, मतलब 75 to 80% जितने भी ट्रेड्स गुजरते हैं स्टेट ऑफ मलक्का से, उनको हम लोग चोक होल्ड, मतलब उन पर हम लोग नजर रख सकते हैं पहली बात, और फिर आगे जाके हम लोग चाइना को चोक होल्ड भी कर सकते हैं वहां से। इसका मतलब हम लोग 75 to 80% ट्रेड्स को हम लोग रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं चाइना की। हाँ, तो फिर दूसरा पहली बात तो आईसीटी बनाई थी, और दूसरी बात कि वो एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएगी। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एक डुअल एयरपोर्ट होती है, जो मिलिट्री के लिए और जो नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए उसके लिए बन रही है। तो उसके लिए एयरपोर्ट बन रही है इधर, जिससे जो मिलिट्री है उनके लिए भी फायदा हो और जो पैसेंजर्स आएंगे उनके लिए भी फायदा हो। अब पैसेंजर्स, पहली बात तो अगर इसमें एक मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक सिटी बनेगी, तो उसके लिए हमको लोग सेटल करना पड़ेगा। और सरकार का ये दावा है कि 3.5 लाख to 6.5 लाख तक की लोगों को इधर सेटल किया जाएगा। तो उनके लिए वो एक वे ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो वो वे ऑफ ट्रांसपोर्ट बना के इस जगह पे वो ग्रेट निकोबार में सबको सेटल करवाएगी। उसका स्वास्थ्य बताएंगे। तो जैसा कि बासु ने बताया कि एक एयरपोर्ट बनने वाला है, तो हम लोग जान लेते हैं कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था, उसका बस के लिए हम लोग एक ही आइलैंड, मतलब एक ही पार्ट हम लोग यूज करते थे, जिसमें 8000 लोग रहते थे। अब जैसे नया एक प्रोजेक्ट बन रहा है ग्रेट निकोबार आइलैंड पे, तो फिर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे जॉब्स, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगे लोगों के लिए। तो लोग वहाँ पे माइग्रेट भी करेंगे, और लोग वहाँ पे माइग्रेट करेंगे खाली घर ये सब बनाने से, वहाँ पे बहुत और कैसीनोज, मॉल्स, ये सब भी बनाए जाएंगे ताकि लोग वहाँ पे रहें। अब दो चीजों की 4 चीज बनानी थी, और तीसरी चीज ये कि वो 450 मेगावाट्स की 450 की ये पावर प्लांट बना रही है। तो उस पावर प्लांट में भी उनको बहुत सारे ट्रीज काटने पड़ेंगे, और ये सब वैसे तो काटने ही पड़ेंगे, मगर ये ग्रेट निकोबार आइलैंड पे ये पूरे ब्लूप्रिंट बना के इन लोगों ने सब चीज को डिवाइड कर दिया है कि आधा पावर प्लांट बनेगा, आधा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, और ये फिर एयरपोर्ट बनेगा, फिर उसके बाद ये कमर्शियल टावर शिप्स बनेंगे। तो ये टावर शिप्स बनाएंगे तो उसमें क्या क्या होगा, टावर शिप्स बनाएंगे तो उसमें कैसीनोस होगा, इंडस्ट्रीज होगा, अपार्टमेंट्स होगा, और जितने भी शॉपिंग मॉल्स एंड ऑल सब चीज होगा। उसका आगे स्वास्थ्य बताएंगे। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने कंक्लूजन पे। जो अभी इतनी चीज हो रही है, इतने सारे आइलैंड, मतलब इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पे हम लोग इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, 80, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग का आ रहा है 72,000 करोड़ to 81,000 करोड़। तो अगर आगे जाके ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल नहीं होता है, तो फिर या तो ये एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा, नहीं तो एक लॉस होगा 72,000 to 81,000 करोड़ का।
तो फिर चार चीजें मेनली बनानी चाहती है, और ये फिर भी एक दिक्कत दे सकता है, क्योंकि आपको क्या लगता है कि एनवायरनमेंट का काट के ये लोग उसमें कोई मेगा ग्रेट सिटी बना सकते हैं या फिर कोई फ्यूचरिस्टिक सिटी बना सकते हैं? मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारा डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा और बाकी सारी चीजें भी बहुत सारे करने पड़ेंगे, तो बहुत ज्यादा कॉस्टिंग के साथ एक तो एनवायरनमेंट को हम खत्म करने वाले, और दूसरा चीज कि हम उसमें एक फ्यूचरिस्टिक जगह बनाएंगे, और पहले से ही जो ग्रेट निकोबार उसको नेचुरल बायोस्फीयर भी कहा गया है, तो उसी चीज को नहीं डिस्ट्रॉय करना चाहिए। आपकी राय है? आज के लिए इतना ही। ऐसे सीखते रहे, मुस्कुराए कर जीवन का आनंद करिए।